हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रुप 17 एलिमेंट्स के सारे ही कॉन्सेप्ट्स। वॉट एवर कॉन्टेंट हैव टेकन इज फ्रॉम एनसीईआरटी। सो जो भी फ्लो रहेगा इट्स इन द सेम ऑर्डर एज द एनसीईआरटी इज रिटन। सो या लेट्स बिगिन। ग्रुप 17 एलिमेंट्स को हम हैलोजेंस भी कहते हैं। दीज एलिमेंट्स इन ऑर्डर आर फ्लोरीन, इनके सिंबल्स रहेंगे एफ, क्लोरीन Cl, ब्रोमीन Br, आयोडीन I एंड एस्टेटाइन AT। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस भी लिख लेंगे। फ्लोरीन बिलोंग्स टू द सेकेंड पीरियड एंड एटॉमिक नंबर 9 रहता है। बिकॉज एटॉमिक नंबर इज 9, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p5। क्लोरीन में 3 ऑर्बिट्स रहेंगे, एटॉमिक नंबर 17, सो 1s2 2s2 2p5, सॉरी 2p6 बिकॉज सेकेंड ऑर्बिट फुल्ली फिल्ड रहेगा। देन देयर इज 3s2 एंड 3p5। तो ये 17 इलेक्ट्रॉन्स आ गए एंड या द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17, सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। शॉर्ट में लिखेंगे तो इतना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन का रहता है। सो वी हैव नियॉन फॉलोड बाय 3s2 3p5। इन जनरल अगर देखेंगे तो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैलोजेंस का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2 np5 रहेगा। They are short of only one electron to get a complete octet. So all halogens have the tendency of accepting one electron and completing their octet, इसलिए इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा रहता है। इसके बारे में बात करेंगे व्हेन वी डिस्कस द फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिलहाल ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। क्लोरीन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज द थर्ड ऑर्बिट, ब्रोमीन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट फोर्थ ऑर्बिट, सो ये आएगा 4p2 4p5। नियॉन के बाद का नोबल गैस आर्गन, बट यहां पर अगर देखोगे तो 3s3p फिल हो गया। थर्ड ऑर्बिट में 3d का सबशेल भी है। वो सबशेल यहां पर फिल नहीं हुआ था, बट व्हेन यू रीच ब्रोमीन तुम्हें 3d में भी 10 इलेक्ट्रॉन्स डालने पड़ेंगे। सो 3d 10 आएगा इन एडिशन टू दिस 4s2 4p5। सिमिलर थिंग हैपेंस विद आयोडीन। आर्गन के बाद का नोबल गैस क्रिप्टन, सो इनर गैस कोर क्रिप्टन का आएगा। क्रिप्टॉन के बाद आएगा ये 4 था तो यहां पर आएगा 5s2 5p2 सॉरी 5p5 एंड 5 के पहले फोर्थ ऑर्बिट का डी सबशेल फिल करेंगे। सो यहां पर आ जाएगा 4d10। क्रिप्टॉन के बाद नेक्स्ट नोबल गैस जेनॉन। सो आउटर ऑर्बिट हो जाएगा सिक्स्थ ऑर्बिट, यहां पर फिफ्थ था। तो ये आ जाएगा 6s2 6p5 आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन इसके पहले फिफ्थ ऑर्बिट का डी सबशेल फिल करना पड़ेगा। सो 5d10 एंड फोर्थ ऑर्बिट में एफ सबशेल भी था, उसे भी फिल करेंगे तो 4f14 एंड ये फाइनली हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस्टेटाइन। सो या दैट्स द these are the symbols, these are the elements in order of group 17। we also call them halogens and ये इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस इनको याद रखना है। कीप इन माइंड आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ns2 np5। Certain elements where these halogens appear, fluorspar is CaF2। क्रायोलाइट ये हमने एल्यूमिनियम में भी पढ़ा था, यहाँ पर भी पढ़ लिया। क्रायोलाइट इज Na3Al(F6), so fluorine appears in fluorspar in cryolite. It also appears in fluoroapatite. Fluoroapatite is calcium phosphate। calcium phosphate का कोएफिशिएंट 3 रहेगा, so 3 calcium phosphate dot calcium fluoride। ये डबल सॉल्ट रहता है। इट्स बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम फ्लोराइड। सो फ्लोरीन जो रहेगा वो फ्लोरापेटाइट में भी प्रेजेंट रहेगा इन द फॉर्म ऑफ CaF2। वन मोर important compound is carnallite. Carnallite is a double salt of potassium chloride and magnesium chloride. Final formula KCl MgCl2 and 6H2O। ये 6H2O स्ट्रक्चर में रहेगा एंड हाइड्रेट के फॉर्म में ये पूरा सॉल्ट एग्जिस्ट करेगा। सो या दीज आर सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ हैलोजेंस। इनके फॉर्मूला के साथ बस इनको याद रख लेना। बढ़ो आगे। लाइक एवरी अदर ग्रुप फिजिकल प्रॉपर्टीज का एक टेबल दे के रखा है एनसीईआरटी में एंड दिस टेबल इज द बेस्ट वे टू लर्न द फिजिकल प्रॉपर्टीज। लाइक एवरी अदर ग्रुप आपको न्यूमेरिकली कोई वैल्यूज याद रखने का रिक्वायरमेंट नहीं है, बट ट्रेंड जो रहेगा वो हमें मेमोराइज करना है। एटॉमिक नंबर ठीक है, फ्लोरीन क्लोरीन का हमें पता ही है। ब्रोमीन का याद रख पाओगे तो रख लेना। देखो एटॉमिक नंबर्स में ऐसा है कि पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट का लोकेशन कहां पर है, उस लोकेशन के हिसाब से तुम कैलकुलेट कर पाओगे एटॉमिक नंबर क्या है। सो ये मेमोराइज नहीं किया तब भी ठीक है, बट एटलीस्ट यू शुड नो कि एक एलिमेंट के लोकेशन से उसका एटॉमिक नंबर आपको कैसे मिलेगा। फॉर द टाइम बीइंग फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, क्लोरीन का 17, ब्रोमीन का भी याद रख लेना 35। आगे का मेमोराइज नहीं किया चलेगा, बट लाइक आई सेड यू शुड नो कि एक एलिमेंट का लोकेशन पीरियोडिक टेबल में पता हो तो करस्पॉन्डिंग उसका एटॉमिक नंबर तुम्हें कैसे मिलेगा। या फॉर एक्चुअली लर्निंग दिस यू वॉच द वीडियो ऑफ पीरियोडिक टेबल।
और इवन स्ट्रक्चर ऑफ एटम। पीरियोडिक टेबल का एक्चुअल सेटअप जो है वो मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाले वीडियो में डिस्कस किया है इन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑफ-बॉस प्रिंसिपल। तो ये वाला वीडियो देख लेना। यू विल फाइंड दिस वीडियो इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर्स प्लेलिस्ट, एंड प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यू कैन ऑल्सो गेट दैट प्लेलिस्ट इन द प्लेलिस्ट सेक्शन ऑफ द चैनल। सो या इन केस इफ एनी कॉन्सेप्ट इज डिस्कस्ड एंड आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं आता है, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। आई हैव ऑल्सो लेफ्ट अ लिंक फॉर अ लॉट ऑफ प्लेलिस्ट्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो चेक विच एवर लेक्चर यू वांट, एंड आपका जो भी बेसिक वीक रह गया है डेफिनेटली उसको एक बार थरो कर लेना, एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स इन अ बेटर वे। बढ़ो आगे। एटॉमिक मास देख के तुम्हें मालूम पड़ता है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स के साथ न्यूट्रॉन्स कितने रहेंगे। सो एटॉमिक मास फ्लोरीन का 19 है, एंड एटॉमिक नंबर 9 था। सो देर आर 10 न्यूट्रॉन्स, 17 एंड 35.5। एक्चुअली क्लोरीन के दो आइसोटोप्स रहते हैं। द टू आइसोटोप्स आर Cl35 एंड Cl37। सो कुछ एंड इन दोनों का प्रपोर्शन एक का काफी कम एक का काफी ज्यादा ऐसा नहीं है। दे आर बोथ प्रेजेंट इन अ सर्टेन प्रपोर्शन। Cl35 ज्यादा रहता है, इसलिए मोलर मास 35.45, इट्स क्लोजर टू 35। बट या अगर 35 वाला ले लोगे तो 35 वाले में 17 माइनस कर दो, 17 प्रोटॉन्स, सो देर विल बी 18 न्यूट्रॉन्स, एंड 37 वाले में देर विल बी 20 न्यूट्रॉन्स। ब्रोमीन का एटॉमिक मास 80, सो 35 एंड 80 का डिफरेंस ले लोगे तो 45 आएगा। 45 न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ ब्रोमीन, एंड यू कैन मेक अ सिमिलर कैलकुलेशन फॉर आयोडीन एंड एस्टेटाइन। बढ़ो आगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका हमने देख लिया। सबका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा ns2np5। सो या कोवैलेंट रेडियस डाउन द ग्रुप बढ़ने ही वाला था, बिकॉज एज यू गो डाउन द ग्रुप तुम एक एक ऑर्बिट ऐड करोगे। ऑर्बिट्स जितने ऐड होंगे उतना एटम का साइज बढ़ेगा। सो या कोवैलेंट रेडियस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। देयर इज नो एक्सेप्शन ओवर हियर। इनफैक्ट कोवैलेंट रेडियस में याद करोगे ना तो फुल पीरियोडिक टेबल में सिर्फ एक ही जगह पे एक्सेप्शन था, दैट वाज एल्यूमिनियम टू गैलियम। एल्यूमिनियम टू गैलियम एक ऑर्बिट बढ़ता है, एटॉमिक साइज बढ़ना चाहिए था, बट गैलियम में जो 10 डी इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, जैसे यहां पर भी 3d10 आ गया, गैलियम में भी वो जो डी इलेक्ट्रॉन्स आते हैं इनका शील्डिंग इफेक्ट काफी पुअर है। तो गैलियम में न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा अंदर खींच लेता है, एंड गैलियम का साइज एल्यूमिनियम के कंपेयर में कम हो जाता है इन स्पाइट ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्बिट बीइंग एडेड। तो कोवैलेंट रेडियस या एटॉमिक साइज में पूरे पीरियोडिक टेबल में यहीं पर एक एक्सेप्शन था। So yeah, otherwise covalent radius down the group increases because you are adding an extra orbit. Ionic radius ले लो x minus, अभी anion जब फॉर्म होगा ये भी हमने पहले एक बार पढ़ ही लिया है। nevertheless I'll repeat it again. जब भी हैलोजेंस एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में तुम्हारे पास हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज 7 ऑलरेडी थे, एक एक्सेप्ट किया, सो देयर विल बी 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन काफी ज्यादा रहेगा। इससे एटम का साइज बढ़ जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स विल गो स्लाइटली अवे फ्रॉम वन अनदर बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा रिपल्शन। साइज बढ़ जाएगा। सो पेरेंट एटम के कंपेयर में जो एनायन बनेगा उसका साइज बड़ा रहेगा। कैटायन का साइज पेरेंट मेटल के कंपेयर में छोटा होता है, एनायन का साइज पेरेंट मेटल के कंपेयर में बड़ा रहेगा। यू कैन सी दैट फॉर ऑल द एलिमेंट्स। द एनायंस आर हैविंग अ बिगर साइज देन द पेरेंट मेटल्स, एंड एनायंस में भी वही बात, अगर तुमने ऑर्बिट ऐड किया तो डाउन द ग्रुप एनायन का साइज भी बढ़ने ही वाला है, एब्सोल्युटली नो एक्सेप्शंस। आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप डिक्रीज ही होने वाला था, और ये डिक्रीज ही होता है, यहां पर भी कोई एक्सेप्शन नहीं। आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ये डाउन द ग्रुप कम इसलिए होता है बिकॉज डाउन द ग्रुप आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन गोज अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का इन इलेक्ट्रॉन का पुल कम हो जाएगा, आउटर इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड रहेगा, सो एनर्जी रिक्वायरमेंट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन विल बी लेसर। इसलिए डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होता है, एंड दैट्स द वेरी थिंग यू कैन सी ओवर हियर। सो वंस अगेन कोई नंबर्स मेमोराइज करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, बस जो रिलेटिव कंपैरिजन है, जो कंपैरिजन है इनका वही आपको याद रखना है। सो आयनाइजेशन एंथैल्पी फ्लोरीन का ज्यादा, क्लोरीन का कम, ब्रोमीन का उससे भी कम, एंड आयोडीन का उससे भी कम। सो सेम ट्रेंड यहां पर भी याद रखना। Now in electron gain enthalpy there is a certain exception that comes in. So electron gain enthalpy अलग से भी लिख के रखता हूं। Electron gain enthalpy is basically the energy released when an electron is accepted in the outermost orbit
ऐसा रहता है कि इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के नजदीक में एक्सेप्ट होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर इनर ऑर्बिट्स में एक्सेप्ट होगा तो ज्यादा एनर्जी लिबरेट होगा, एंड इलेक्ट्रॉन्स अगर आउटर ऑर्बिट्स में एक्सेप्ट होगा तो कम एनर्जी लिबरेट होगा। अब फ्लोरीन के केस में देखें तो इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू बी एक्सेप्टेड इन द सेकंड ऑर्बिट, क्लोरीन में दे विल बी एक्सेप्टेड इन द थर्ड ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज्यादा नजदीक अगर एक्सेप्ट होता है तो ज्यादा एनर्जी लिबरेट होना चाहिए, बट यहां पर सिर्फ 333 एनर्जी ही लिबरेट हुआ, ये किलो जूल पर मोल है। सो या ये नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है दैट एनर्जी इज लिबरेटेड, एंड कितना लिबरेट किया, सो दैट इज 333 किलो जूल पर मोल। क्लोरीन के केस में ये एनर्जी ज्यादा हो गया इन स्पाइट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बीइंग एक्सेप्टेड इन द थर्ड ऑर्बिट। फिर ब्रोमीन के केस में इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टेड इन द फोर्थ ऑर्बिट, अब एनर्जी कम होता है, अब कम एनर्जी लिबरेट हुआ। एंड आयोडीन के केस में इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टेड इन द ये सेकंड थर्ड फोर्थ, तो आयोडीन में फिफ्थ ऑर्बिट में एक्सेप्ट होंगे, सो एनर्जी लिबरेटेड और भी कम रहेगा। सो ये -296, यू कैन सी दैट 296 लिबरेट हुआ, which is lesser than 325, which is lesser than 349, बट फिर फ्लोरीन में ज्यादा होना चाहिए था, इसमें कम है, दिस शुड हैव बीन मोर देन दैट ऑफ क्लोरीन। सो ये एक एक्सेप्शन आ गया। द रीजन इज जब इलेक्ट्रॉन तुम एक्सेप्ट करते हो इन द सेकेंड ऑर्बिट ऑफ फ्लोरीन, सेकेंड ऑर्बिट ऑलरेडी छोटा ऑर्बिट है, इसमें 8-8 इलेक्ट्रॉन आ गया तो इनके बीच में रिपल्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो स्टेबलाइज होने के बदले थोड़ा सा डिस्टेबलाइज हो जाता है, एंड बिकॉज इट इज डिस्टेबलाइज्ड एनर्जी लिबरेटेड इतना ज्यादा नहीं है जितना कि होना चाहिए था। So because of that electron gain enthalpy का जो ऑर्डर बनता है हैलोजेंस के लिए, the order is Cl2, rather Cl minus greater than that of Br minus, sorry, Cl minus greater than that of F minus, further it is greater than Br minus, further greater than I minus। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के इस ऑर्डर पे पास्ट पेपर्स मतलब जेडबलई मेंस एडवांस नीट एंड वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इनमें इस पर्टिकुलर ट्रेंड को लेके काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इनफैक्ट पीरियोडिक टेबल में जो भी एक्सेप्शंस है, इन एक्सेप्शंस को लेके काफी सारे क्वेश्चंस पास्ट ईयर पेपर्स में आ चुके हैं। सो वंस अगेन आप वैल्यूज याद मत रखना, बट इनका जो भी ट्रेंड है वो ट्रेंड आपको याद रखना है। सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज मोर फॉर क्लोरीन, उससे कम फ्लोरीन का, ये थोड़ा ऑपोजिट ट्रेंड हो गया। फ्लोरीन का ज्यादा होना चाहिए था बट है नहीं, बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स इन द स्मॉल सेकेंड ऑर्बिट ऑफ फ्लोरीन। सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गया, ऑर्बिट छोटा है, रिपल्शन बढ़ जाएगा, स्टेबिलिटी कम रहेगा, तो एनर्जी लिबरेटेड भी कम रहेगा। सो या फ्लोरीन का एक्सेप्शन याद रखना, एंड ये ऑर्डर याद रखना, Cl ग्रेटर देन F ग्रेटर देन Br ग्रेटर देन I इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर हैलोजेंस। बढ़ो आगे। पीरियोडिक टेबल का जनरल रूल, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, एंड द ट्रेंड हियर इज अ वेरी क्लियर ट्रेंड, नो एक्सेप्शंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम इसलिए होता है बिकॉज आई सेड कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से नजदीक में एक्सेप्ट होगा, तो ये ज्यादा रेडिली एक्सेप्ट होता है, एंड न्यूक्लियस से दूर अगर एक्सेप्ट होगा तो इतना रेडिली एक्सेप्ट नहीं होगा। सो फॉर फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेप्टेड क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस बिकॉज इट्स एक्सेप्टेड इन द सेकेंड ऑर्बिट। सो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का है, उससे थोड़ा कम क्लोरीन, थोड़ा कम ब्रोमीन, थोड़ा कम आयोडीन, एंड थोड़ा कम एस्टेटाइन। एस्टेटाइन के बारे में हालांकि ज्यादा डिस्कशंस नहीं करते, so most of our discussion will be restricted to fluorine, chlorine, bromine, iodine only, and yeah, electronegativity decreases down the group from fluorine to chlorine to bromine to iodine to astatine, trend याद रखना। and ये जो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, the most electronegative element is fluorine, and ये 4.0 is the electronegativity value of fluorine on Pauling scale। once again ये सबके बारे में डिस्कशन हमने पहले भी किया है in periodic table, and in case you want to see those lectures you can find these lectures in the inorganic chemistry lectures playlist। काफी सारे और भी lectures मैंने बना के रखे हैं, सबका playlist का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। so yeah, that's about electronegativity। fluorine has the highest electronegativity 4.0 on the Pauling scale। हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी के बारे में भी पहले हमने डिस्कस किया है। हाइड्रेशन एंथैल्पी मतलब अगर मान लो F माइनस है तो ये हाइड्रेट फॉर्मेशन करेगा, बिकॉज वाटर में इसको डाल दोगे तो वाटर में HOH, H पर डेल्टा प्लस, O पर डेल्टा माइनस, सो F माइनस एंड H का डेल्टा प्लस आपस में अट्रैक्ट होंगे, एंड इस अट्रैक्शन की वजह से एक एनायन अपने आप को सराउंड कर देगा बाय वाटर पार्टिकल्स। इस प्रोसेस को हाइड्रेशन कहते हैं। अब हाइड्रेशन मतलब एनायन और वाटर के बीच में एक बस प्लस माइनस का अट्रैक्शन है, ये कोई केमिकल बॉन्ड नहीं है जो इलेक्ट्रॉन शेयर करके बना, ये बस एक फिजिकल बॉन्ड है, बट स्टिल देयर इज अ बॉन्ड फॉर्मेशन।
अगर बॉन्ड फॉर्म होगा तो एनर्जी लिबरेट होगा, दैट एनर्जी लिबरेटेड इज कॉल्ड द हाइड्रेशन एंथैल्पी। सो यहां पे जो ट्रेंड दिया है, इट इज द ट्रेंड ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी। एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी का लॉजिक ये है कि चार्ज डेंसिटी अगर ज्यादा रहेगा तो हाइड्रेशन एंथैल्पी भी ज्यादा रहेगा। चार्ज डेंसिटी ज्यादा रहेगा तो जो कैटायन है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स फॉर्म कर पाएगा विद वाटर, एनर्जी लिबरेटेड ज्यादा होगा, सो हाइड्रेशन एंथैल्पी भी ज्यादा रहेगा। बेसिक चार्ज डेंसिटी ज्यादा तो हाइड्रेशन एंथैल्पी भी ज्यादा। अब अगर कंपेयर करोगे हैलोजेंस को, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, सबके ऊपर चार्ज तो उतना ही है -1, बट सबका वॉल्यूम अलग रहेगा बिकॉज F माइनस का साइज सबसे छोटा, वॉल्यूम मिनिमम, तो चार्ज डेंसिटी F माइनस में मैक्सिमम आएगा। Cl माइनस चार्ज उतना ही है लेकिन वॉल्यूम बढ़ गया तो चार्ज डेंसिटी कम होगा, इसमें चार्ज डेंसिटी और भी कम होगा, इसमें और भी कम होगा, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप हैज टू डिक्रीज। सो हाइड्रेशन एंथैल्पी का ट्रेंड होना चाहिए F माइनस ग्रेटर देन Cl माइनस, ग्रेटर देन Br माइनस, ग्रेटर देन I माइनस। चेक करते हैं ये ट्रेंड फॉलो होता है कि नहीं। सो 5 and 5, ये एक्चुअली वैल्यूज नेगेटिव होने चाहिए थे बिकॉज हाइड्रेशन एंथैल्पी में एनर्जी हमेशा लिबरेट होगा। सो द हाइड्रेशन एंथैल्पी फॉर फ्लोरीन इज -5 and 5, इट्स द मैक्सिमम बिकॉज F माइनस का चार्ज डेंसिटी ज्यादा तो हाइड्रेशन एंथैल्पी भी ज्यादा होगा। फिर उससे कम आ गया Cl माइनस का, उससे कम आ गया Br माइनस का, उससे कम आ गया I माइनस का। सो मेक दैट वन करेक्शन, हाइड्रेशन एंथैल्पी सबका नेगेटिव रहेगा बिकॉज ऑल ऑफ दिस एनर्जी इज लिबरेटेड एंड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी इज दिस। F माइनस का हाइड्रेशन एंथैल्पी ग्रेटर देन Cl माइनस, ग्रेटर देन Br माइनस, ग्रेटर देन I माइनस, एंड रीजन मैंने यहां पर बताया, चार्ज डेंसिटी ज्यादा रहेगा तो हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा रहेगा, F माइनस का चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा तो F माइनस का हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा। सो या दैट्स अबाउट हाइड्रेशन एंथैल्पी। एक्स्ट्रा चीजें इरेज आउट कर लेते हैं एंड लेट्स रीड द फर्दर प्रॉपर्टीज। या आगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये थ्रू आउट द पीरियोडिक टेबल हमने किसी का ट्रेंड याद नहीं रखा है, नेवरदलेस एक बार रीड कर लेंगे। डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। एक रीजन इसका ऐसा हो सकता है कि ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जितना मोलार मास बढ़ता है, वेट जितना बढ़ेगा, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस उतने ज्यादा रहेंगे और उतना ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट रहेगा पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए। सो एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा मतलब टेम्परेचर रिक्वायरमेंट ज्यादा, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप बढ़ा एंड बॉइलिंग पॉइंट भी विदाउट एनी एक्सेप्शंस डाउन द ग्रुप बढ़ते गया। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का लाइक आई सेड कोई ऑर्डर याद नहीं रखते हैं, अगर कहीं आपने क्वेश्चन देख लिया तो उस पर्टिकुलर चीज का याद रख लेना, बट आई डोंट रिकलेक्ट मेनी क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड ऑन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। बढ़ो आगे। डेंसिटी एज यूजुअल डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, इट्स अ रेगुलर ट्रेंड इन द पीरियोडिक टेबल। हैलोजेंस में भी डाउन द ग्रुप डेंसिटी इज इंक्रीजिंग, नो एक्सेप्शंस। सो या डेंसिटी डाउन द ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल इंक्रीजेस, नो एक्सेप्शंस फॉर हैलोजेंस। बॉन्ड डिस्टेंस का ऐसा रहता है, देखो अगर छोटे एटम्स कंबाइन होंगे तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कम रहेगा, बट अगर यहीं पर बड़े एटम्स को कंबाइन करवा दोगे तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो जैसे एटम का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ भी बढ़ने ही वाला है। सो फ्लोरीन का बॉन्ड लेंथ कम, क्लोरीन का और भी ज्यादा, ब्रोमीन का ज्यादा एंड आयोडीन का ज्यादा, बिकॉज साइज बढ़ते गया तो तुम्हारा बॉन्ड डिस्टेंस जो है वो भी बढ़ते गया। सो यस, ये वाला भी एक ट्रेंड है, इसको याद रख लेना। बढ़ो आगे। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कैन बी एसोसिएटेड विद बॉन्ड लेंथ ओनली। देखो बॉन्ड लेंथ अगर कम है तो एटम्स नजदीक है, इनके बीच में अट्रैक्शन अच्छा खासा रहेगा और बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगा, विच मींस एफ का बॉन्ड लेंथ अगर कम है तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड शुड बी मैक्सिमम। बट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी देखोगे, फ्लोरीन का कम है, क्लोरीन का ज्यादा है। सो वंस अगेन फ्लोरीन का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम क्यों हो गया देन व्हाट एन एक्सपेक्टेड वैल्यू वुड बी। ऐसा इसलिए बिकॉज एफ के दो मॉलिक्यूल्स जब नजदीक आता है और बॉन्ड बनाते हैं, एफ के सेकेंड ऑर्बिट में ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इन एडिशन टू द 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दैट यू ऑलरेडी हैव। इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स सेकेंड ऑर्बिट में और एफ का बॉन्ड भी छोटा है, इतने इलेक्ट्रॉन्स अगर एकदम नजदीक में आ जाएंगे तो इनका रिपल्शन बहुत ज्यादा रहेगा, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से एफ का जो बॉन्ड है वो होना चाहिए उतना स्ट्रॉन्ग है नहीं, उससे काफी कम स्ट्रॉन्ग है, इट्स अ लिटिल वीकर देन व्हाट वी वुड एक्सपेक्ट। लिटिल वीकर मतलब वी वुड एक्सपेक्ट इट टू बी स्ट्रॉन्गर, बट इट इज वीकर देन व्हाट स्ट्रेंथ वी वुड एक्सपेक्ट आउट ऑफ इट। तो ये बॉन्ड वीकर है, इसलिए बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी F2 का कम है।
So yes, F2 का bond dissociation enthalpy it's lesser than what we would expect. तो ये एक exception है. फिर क्लोरीन का थोड़ा बढ़ गया and then down the group atoms become bigger, bonds become longer, longer bonds are weaker bonds. तो bond dissociation enthalpy down the group यहां से वही trend follow करेगा. Bond dissociation enthalpy down the group decreases. So bond dissociation enthalpy का भी order तुम्हें याद रखना है. Sorry, ये नहीं, ये वाला. So yes, bond dissociation enthalpy. The correct order of bond dissociation enthalpy is Cl2 greater than Br2. फिर आएगा F2 एंड फिर आएगा I2. सो स्टार्टिंग में ये सब मेमोराइज करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट मेक श्योर दैट यू मेमोराइज इट वेल, बिकॉज इसके ऊपर अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया तो यू डोंट वांट कि आपका मार्क्स इन सारी चीजों में चले जाए. सो यस, मेमोराइज इट वेल. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर देख लो, ClFBrI है, एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी में इट इज ClBrF एंड देन I. सो रिमेंबर दीज ऑर्डर्स. बढ़ो आगे. SRP वैल्यूज. SRP वैल्यूज मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज. स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब एबिलिटी, रिडक्शन मतलब रिड्यूस होने का एबिलिटी. रिड्यूस होने का एबिलिटी इन सारे ही एलिमेंट्स का काफी ज्यादा है, बिकॉज दे नीड ओनली वन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द ऑक्टेट. तो ये सारे ही एलिमेंट्स एक इलेक्ट्रॉन बहुत रेडिली एक्सेप्ट करेंगे टू अंडरगो रिडक्शन. तो एसआरपी वैल्यू बहुत हाई होना चाहिए एंड पॉजिटिव होना चाहिए, बिकॉज दे हैव अ वेरी हाई एबिलिटी टू अंडरगो रिडक्शन. एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मतलब क्या? एबिलिटी टू अंडरगो रिडक्शन. तो जो भी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन रेडिली एक्सेप्ट करेगा वो उसका एसआरपी सबसे ज्यादा पॉजिटिव रहेगा. एफ का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम है, इट एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन मोस्ट रेडिली, इसलिए एफ का एसआरपी सबसे ज्यादा पॉजिटिव, उससे थोड़ा कम क्लोरीन का, उससे थोड़ा कम ब्रोमीन का एंड सबसे कम आयोडीन का. सो एसआरपी वैल्यू इज ऑल्सो फॉलोइंग अ वेरी क्लियर ट्रेंड. फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन ग्रेटर देन आयोडीन, ये सब एसआरपी वैल्यूज रिडक्शन रिएक्शन के लिए है. सो F2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिविंग 2F माइनस, इस वाले रिएक्शन के लिए जो एसआरपी वैल्यू रहेगा वो दिया गया है. सिमिलरली इवन फॉर क्लोरीन, द रिएक्शन फॉर विच द एसआरपी वैल्यू इज गिवन इज द रिडक्शन रिएक्शन. Cl2 plus 2 electrons giving 2 Cl minus. So for this reaction the SRP value is given as 1.36. In short, SRP value decreases down the group. सबका SRP value positive रहेगा. It means that all of them have the ability to undergo reduction. They have the ability to accept electron, and the maximum ability to accept electron is of fluorine. SRP value से भी confirm होता है, and you can confirm it from the electronegativity value also. So yeah, this is a little bit of discussion around the physical properties of halogens, that is the group 17 elements. बढ़ो आगे. जो halogens रहते हैं इनका एक certain color रहता है. So F2 is yellow in color, chlorine has a greenish yellow color, bromine has a red color and iodine has a violet color. ये colors दिए गए थे NCERT में, so मैंने भी लिख लिया है. याद रख लेना. ज्यादा क्वेश्चंस आए नहीं है कलर्स के ऊपर, बट इट्स अ स्पेसिफिक फैक्ट. सो जितने भी फैक्ट्स तुम्हें मिलते हैं एनसीईआरटी में, इन्हें नोट्स में लिख के रखना एंड टाइम टू टाइम इन्हें मेमोराइज करते रहना. यू नेवर नो कहां से क्या क्वेश्चन पूछ ले. बट या लाइक आई सेड, इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस आए नहीं है. नेवरदलेस रिमेंबर द कलर्स ऑफ ऑल हैलोजेंस. जो एफ है ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा. तो ये सिर्फ -1 का ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा इन एनी कंपाउंड दैट इट फॉर्म्स. अगर F2 रहेगा तो प्योर एलिमेंट में तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 ही आएगा. ऑक्सीडेशन स्टेट प्योर एलिमेंट में तो 0 ही आएगा. बट F अगर किसी के साथ कंपाउंड फॉर्म करेगा तो F सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो दूसरा एलिमेंट कम इलेक्ट्रोनेगेटिव ही रहेगा. तो कंपाउंड्स में फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1 ही आएगा, एंड दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ इट्स हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दैट इज 4.0 ऑन द पॉलिंग स्केल. बढ़ो आगे. देखो जब भी हैलोजेंस को रिएक्ट करवाओगे विद अदर हैलोजेंस, F2 है, अगर 2x माइनस के साथ रिएक्ट करवाओगे, देखो ऐसा है फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो -1 के स्टेट में फ्लोरीन ही रहना प्रिफर करेगा. सो अगर F2 प्लस 2x माइनस करोगे तो फ्लोरीन ये इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा, इट विल बिकम 2F माइनस एंड दूसरे सामने वाले को X2 में कन्वर्ट कर देगा. यहां पर X मतलब कम इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज रहेगा, लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन. सेम थिंग क्लोरीन भी करेगा. अगर Cl2 है और सामने Br माइनस या I माइनस है, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन्स को लेना प्रेफर करेगा और ये खुद -1 में एग्जिस्ट करना प्रेफर करेगा, एंड सामने जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसका माइनस फॉर्म एग्जिस्ट होने नहीं देगा.
तो Cl2 इसके इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, इट विल बिकम Cl माइनस, एंड सामने वाला H2 बन जाएगा। क्लोरीन सिर्फ ब्रोमीन और आयोडीन के साथ ही ये कर पाएगा, बिकॉज सी क्लोरीन कैन नॉट डू इट विद फ्लोरीन, बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन को नहीं देगा, बट क्लोरीन विल हैव द एबिलिटी ऑफ स्नैचिंग इट अवे फ्रॉम ब्रोमीन एंड आयोडीन, बिकॉज इट्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बोथ ब्रोमीन एंड आयोडीन। उस हिसाब से अगर ब्रोमीन आया तो ब्रोमीन आयोडीन के साथ भी ये कर पाएगा, बिकॉज ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये -1 स्टेट में रहना प्रेफर करेगा, एंड आयोडीन को कहेगा कि तू -1 में मत रह, तू हायर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 में रह। सो ब्रोमीन एंड आयोडीन अगर रिएक्ट करेंगे तो ब्रोमीन आयोडीन से इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, इट विल बिकम Br माइनस, एंड आयोडीन का बना देगा I2। सो यहाँ पर X सिर्फ आयोडीन ही हो पाएगा। ब्रोमीन कैन डू इट ओनली विद आयोडीन, बिकॉज ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिर्फ आयोडीन से ही ज्यादा है इन कंपैरिजन टू क्लोरीन, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो ये ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन्स लेने का जो एक्शन है वो सिर्फ I के साथ कर पाएगा, Cl या F के साथ नहीं कर पाएगा। सो या दिस वाज वन मोर concept regarding reactions between different halogens। बढ़ो आगे। F2 का रिएक्शन वाटर के साथ करवाओगे, देखो सेम लॉजिक, F का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, O का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। अगर F ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये ऑक्सीजन को ज्यादा नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में रहने नहीं देगा। F अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, खुद लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, खुद नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा, और सामने वाले से कहेगा कि तू ऑक्सीडाइज हो जा, तू हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ले ले। So 2F2 and 2H2O have to react forming HF। यहाँ पे देखोगे तो F has come in the -1 oxidation state। H तो जो +1 में पहले था वो +1 में अभी भी है, बट ऑक्सीजन अभी O2 बन गया इन द प्योर एलिमेंटल फॉर्म। हर एक का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 ही रहेगा। सो O2 इज द प्योर एलिमेंट, ऑक्सीडेशन स्टेट 0। यू कैन नोटिस दैट F sorry ये -2 है। F has gone from an oxidation state of 0 to -1। It acquired the more negative oxidation state, and जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन था उसके -2 को ऑक्सीडाइज करवा के उसने 0 बना दिया। So the logic is the more electronegative atom will prefer to remain in the lower oxidation state, that is in the more negative oxidation state। अगर हैलोजेंस का रिएक्शन वाटर के साथ करवाओगे तो ये फॉर्म करेगा HX एंड HOX। दिस रिएक्शन हैपेंस ओनली व्हेन देयर इज क्लोरीन एंड ब्रोमीन। HOX जो है इसका एबिलिटी रहता है टू फॉर्म HX एंड लिबरेट ऑक्सीजन। यू कैन आल्सो राइट दिस एज नेसेंट ऑक्सीजन, बिकॉज बिकॉज Cl2 एंड Br2 इस तरीके से नेसेंट ऑक्सीजन लिबरेट करवा सकते हैं, इसलिए इनका ब्लीचिंग एक्शन होता है। ब्रोमीन के बारे में हालांकि इतना कमेंट नहीं करते, बट क्लोरीन के बारे में कहता है दैट द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन is because of liberation of nascent oxygen when you put it in water. So chlorine in water will form HCl and HOCl. HOCl will readily decompose giving you HCl and nascent oxygen, and that nascent oxygen is responsible for the bleaching action of chlorine. Same reaction bromine के साथ भी हो पाएगा, so yeah, keep that reaction in mind। अब आयोडीन जो है ना, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी कम है। सो ऑक्सीजन के कंपेयर में आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ऑक्सीजन प्रिफर करेगा रिड्यूस्ड स्टेट में रहना। तो जब HI और O2 का रिएक्शन करवाओगे, यहां पर I तुम्हारा -1 में आ गया बिकॉज H +1 में है, और ऑक्सीजन एलिमेंटल स्टेट में 0 में रहेगा। बट क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, O2 will prefer to remain in a more negative oxidation state compared to iodine, because oxygen has a more electronegativity than iodine। इसलिए वो I को -1 से 0 में लेकर आएगा। सो HI का I goes from -1 to 0 by forming I2, and oxygen will absorb H and it will become H2O। यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया -2, H का जो +1 था +1 ही रहेगा। So basically the more electronegative atom undergoes reduction, it prefers to be in the lower oxidation state, and कम electronegative atom को force किया जाएगा to undergo oxidation and assume the higher oxidation state। तो ये थोड़ा सिमिलर टाइप का गेम खेला जाएगा बिटवीन O2 एंड HI ऑल्सो। नोटिस करोगे तो जो यहां का रिएक्शन था, एग्जैक्टली रिवर्स ऑफ इट इज दिस रिएक्शन, एंड इट इज कॉमन सेंस, ये होने ही वाला था बिकॉज यहां पर F ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो HF फॉर्म होगा एंड O2 रहेगा। वेरएज अगर HI बना दोगे तो I कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये वापस इसी टाइप के प्रोडक्ट्स यहां पर फॉर्म करेगा विद आयोडीन। सो या दिस वाज अ लिटिल बिट ऑफ a few more reactions of halogens। बढ़ो आगे। हाइड्रेट्स भी हमने डिस्कस किए ही थे।
वी डिस्कस देम इन ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 में भी डिस्कस करने हैं। अगर H और X का बॉन्ड बनेगा, अगर X एक बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा। इट डेवलप्स डेल्टा माइनस एंड H डेवलप्स डेल्टा प्लस चार्ज। इस तरीके के प्लस माइनस के चार्ज जब फॉर्म होते हैं तब इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन काफी ज्यादा रहता है एंड वी कॉल इट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब मान लो एक और HX यहां पर आ गया, X पर डेल्टा माइनस H पर डेल्टा प्लस, तो ये माइनस और प्लस के बीच में काफी ज्यादा अट्रैक्शन होगा। सो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन बढ़ जाएगा एंड इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस काफी ज्यादा रहेंगे। अब इंटरमोलिक्यूलर फोर्स बढ़ गया, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स बढ़ जाएंगे तो पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, मतलब ज्यादा टेम्परेचर लगेगा। तो H बॉन्डिंग जब भी रहेगा तभी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेंगे। इस टाइप का H बॉन्डिंग आया क्यों? क्योंकि चार्ज सेपरेशन हुआ। चार्ज सेपरेशन इसलिए होता है बिकॉज सेकेंड एटम इज वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहता है विथ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो NOF के साथ जब H बॉन्ड करेगा तब उस कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगा एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहता है। इट इज नॉट देयर इन HCl, इट इज नॉट देयर इन HBr, इट इज नॉट देयर इन HI। सो इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट HF का देख लो बाकी कंपाउंड्स के कंपेयर में ज्यादा है। अगर ग्राफिकली प्लॉट करेंगे सो मेल्टिंग पॉइंट वर्सेस एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास या मोलर मास, HF का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, फिर HCl का कम, HBr का थोड़ा बढ़ गया, HI का थोड़ा और बढ़ जाएगा एंड इट विल गो बियॉन्ड HF। सो दिस इज HF, HCl, HBr एंड HI। ये तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर। ओके, मेल्टिंग पॉइंट HCl टू HI बढ़ा इसलिए बिकॉज सी व्हेन यू गो फ्रॉम Cl टू Br टू I, मोलर मास बढ़ता है एंड मोलर मास बढ़ने से एटम्स बिकम हेवियर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ते हैं तो एनर्जी रिक्वायरमेंट टू सेपरेट द पार्टिकल्स आल्सो इंक्रीजेस। इसलिए क्लोरीन टू आयोडीन, HCl टू HI, मोलर मास बढ़ा इसलिए मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों बढ़ेंगे। बट HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर मच हायर देन द एक्सपेक्टेड वैल्यूज। सेम चीज हम प्लॉट कर लेंगे फॉर द बॉइलिंग पॉइंट्स। मोलर मास एंड बॉइलिंग पॉइंट HF का 293 केल्विन, उसके बाद HCl, HBr, HI का इस केस में HF के कंपेयर में कम रहेगा। सो HF, HCl, HBr एंड HI। सो यस, ये मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है वो याद रख लेना। यू नेवर नो इसके ऊपर कब क्वेश्चन आ जाए। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट मैंने कहा ओरिजिनल एलिमेंट्स के लिए हम याद नहीं रखते, बट हाइड्राइड्स के लिए तुम्हें याद रखना पड़ेगा। फॉर द ग्रुप 17 ऑल्सो, फॉर द ग्रुप 16 ऑल्सो, 15 ऑल्सो एंड 14 में भी अगर पढ़ा रहेगा तो उसमें भी याद रख लेना। हालांकि 14 में कार्बन फैमिली में मीथेन में कोई H बॉन्डिंग नहीं आता, तो मीथेन में ये वाला जो एलिमेंट रहेगा उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम ही रहेगा एंड यू विल सी अ ग्रेजुअल इंक्रीज in the melting and boiling points of the group 14 hydrates. But yeah, 17 में ये melting and boiling point का order याद रखना। HF का melting and boiling point expectation से काफी ज्यादा है because of hydrogen bonding in HF and no hydrogen bonding in HCl, HI and HBr. And further तुम्हारा melting and boiling point बढ़ा because of increase in molar mass. Increase in molar mass, intermolecular forces बढ़ गए तो energy requirement to separate the particles increases, इसलिए melting point and boiling point increases down the group from HCl to HI। बढ़ो आगे। बॉन्ड लेंथ काफी बार बात कर चुके हैं। ये हाइड्रोजन, अगर सामने वाला एटम छोटा है तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कम रहेगा, अगर सामने वाले एटम का साइज बढ़ा दोगे तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बढ़ जाएगा एंड बॉन्ड लेंथ भी बढ़ जाएगा। सो या द बॉन्ड लेंथ क्लियरली डाउन द ग्रुप इज इंक्रीजिंग बिकॉज जो सेकेंड एटम है F टू Cl टू Br टू I, सेकेंड एटम का साइज बढ़ा तो बॉन्ड लेंथ भी डाउन द ग्रुप बढ़ जाएगा। अब बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ने से एटम्स थोड़े दूर रहेंगे, एटम्स दूर रहेंगे तो बॉन्ड वीक रहेगा एंड बॉन्ड वीक रहेगा तो जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है, मतलब बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट है वो भी कम हो जाएगा एज यू गो डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप बॉन्ड्स बड़े हो गए, बॉन्ड्स बड़े हुए तो एटम्स के बीच में अट्रैक्शन कम हुआ, बॉन्ड्स वीक हो गए इसलिए बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट कम हो गया, इसलिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। And that is a very clear trend followed for the hydrides of group 17 elements. So yeah, bond dissociation enthalpy down the group decreases.
अब यहां पे एसिडिक कैरेक्टर पर कमेंट करो। अगर HI का बॉन्ड वीकेस्ट है तो HI विल गिव अवे H+ मोस्ट रेडिली। अगर कोई चीज H+ को डोनेट करता है तो ये एसिडिक रहेगा। अगर HI का बॉन्ड सबसे वीक है, इट विल गिव अवे H+ मोस्ट रेडिली, तो मोस्ट एसिडिक जो रहेगा वो तुम्हारा HI रहेगा। एंड जो एसिड का स्ट्रेंथ रहेगा, एसिड स्ट्रेंथ के बारे में ऐसा बोलेंगे दैट HI विल बी द मोस्ट एसिडिक, तो उससे थोड़ा कम एसिडिक रहेगा HBr, उससे थोड़ा कम एसिडिक रहेगा HCl, और सबसे कम एसिडिक रहेगा HF। pKa का ऐसा रहता है, pKa इज एक्चुअली डिफाइंड एज -log to the base 10 ऑफ Ka। अब एसिडिक स्ट्रेंथ अगर ज्यादा रहेगा तो Ka का वैल्यू बड़ा रहेगा, और Ka बड़ा रहेगा तो pKa छोटा रहेगा। मतलब एसिड अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो pKa छोटा रहेगा। अगर सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड HI था तो सबसे कम pKa वैल्यू HI का ही रहेगा। एंड यू कैन सी दैट हियर, सबसे कम pKa वैल्यू HI का है, उससे थोड़ा ज्यादा HBr का है, उससे थोड़ा ज्यादा HCl का है, और सबसे ज्यादा HF का है। इनफैक्ट HF का pKa पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव नेगेटिव से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये है दैट pKa वैल्यूज विल डिक्रीज डाउन द ग्रुप। बिकॉज मैंने कहा pKa कम तो एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा, pKa कम मतलब Ka ज्यादा, एंड Ka ज्यादा रहेगा तो एसिड स्ट्रेंथ भी ज्यादा रहेगा। सो या एसिडिक स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस, इसलिए डाउन द ग्रुप pKa का वैल्यू डिक्रीज होगा। एंड दैट्स अ लिटिल बिट ऑफ डिस्कशन अराउंड द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स। सारा ही डिस्कशन याद रखना, HI स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, ये वाला फैक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी काफी बार हमने डिस्कस किया ही है। वंस अगेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी सारे लेक्चर्स आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर्स के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। So do refer the organic chemistry lectures also in case you feel your organic chemistry is weak or you are looking for some lectures on organic chemistry. So वहां पे भी डिस्कस किया है कि HI is going to be the strongest acid, थोड़ा कम strong HBr, थोड़ा कम HCl, थोड़ा and सबसे कम strong acid amongst the halogen acids is HF। बढ़ो आगे। Some compounds of oxygen and fluorine are OF2 and O2F2। देखो ऑक्सीजन नॉर्मली -2 का ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करेगा, बट फ्लोरीन इज द ओनली एलिमेंट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, तो फ्लोरीन तो -1 ही शो करेगा। दीज आर सम फ्यू कंपाउंड्स जहां पे ऑक्सीजन एक पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। अगर F का -1 रहेगा तो टोटल आ गया -2। न्यूट्रल मॉलिक्यूल के लिए ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +2। अ वेरी रेयर केस, अ वेरी रेयर एग्जांपल वेयर ऑक्सीजन शोज अ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। सिमिलरली F का -1 ले लिया तो टोटल चार्ज आ गया -2। O2 का टोटल -2 आएगा। अगर दो ऑक्सीजन का -2 तो एक ऑक्सीजन का -1, एंड यहां पर O का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया -1। अगर ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर्स बनाओगे तो OF2 का ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा, देयर विल बी 3 लोन पेयर्स ऑन फ्लोरीन एंड 2 लोन पेयर्स ऑन ऑक्सीजन। एंड O2F2 का अगर ड्रॉ करेंगे तो ये आएगा FOOF, once again 3 lone pairs on fluorine and 2 lone pairs on oxygen। बढ़ो आगे। O2F2 का एक पेक्यूलियर एप्लीकेशन है, इट विल ऑक्सीडाइज प्लूटोनियम टू PuF6। ऐसा रहता है कि न्यूक्लियर फ्यूल एक बार स्पेंड कर दोगे, एक बार न्यूक्लियर फ्यूल यूज अप हो जाएगा तो जो भी लेफ्ट ओवर प्लूटोनियम है, अब ये रेडियो एक्टिव रहेगा तो ऐसे ही डिस्कार्ड नहीं कर सकते, प्लूटोनियम को हम ऑक्सीडाइज कर देंगे विद द हेल्प ऑफ O2F2। O2F2 प्लूटोनियम को जो स्पेंड न्यूक्लियर फ्यूल में बचा रहेगा, O2F2 स्पेंड न्यूक्लियर फ्यूल से प्लूटोनियम को ऑक्सीडाइज कर देगा टू PuF6। एंड PuF6 का रिमूवल आसान रहता है। So yeah, for the oxidation of Pu to PuF6, we use O2F2, and yeah, that's one of the applications of O2F2। ब्रोमीन के ऑक्साइड्स जो रहते हैं, ये भी एक फैक्ट है, ब्रोमीन के जो ऑक्साइड्स रहेंगे दे आर एक्सट्रीमली अनस्टेबल। They are stable only at very low temperatures. Otherwise, the oxides of bromine are very unstable. And because they are very unstable, they will readily give away oxygen. And because they are giving away oxygen, ये सामने वाले को oxidize करेंगे. So they are powerful oxidizing agents. So yeah, this is one fact about the oxides of bromine. Oxides of bromine are very unstable. They give away oxygen, and because of that, they are very powerful oxidizing agents. One more very specific fact. I2O5 is also a very good oxidizing agent and it is used in the estimation of carbon monoxide। तो कभी अगर पूछ लिया estimation of carbon monoxide में
कौन सा हैलोजन ऑक्साइड यूज करते हैं, यू शुड नो इट इज I2O5। अ स्पेसिफिक फैक्ट मेंशन्ड इन एनसीईआरटी, हम भी याद रख लेंगे। एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड में हैलोजन का जो ऑक्साइड यूज होता है दैट इज I2O5। सो या रिमेंबर दिस, बाकी के फैक्ट्स भी याद रख लेना। एंड बढ़ते हैं आगे। Cl2 इज वन ऑफ द हैलोजेंस। इसे बनाने के कुछ 4 रिएक्शंस है, ये चारों रिएक्शंस तुम्हें मेमोराइज करके रखने हैं। मैंगनीज डाइऑक्साइड का रिएक्शन अगर HCl से करवाओगे, इट फॉर्म्स MnCl2, इट लिबरेट्स क्लोरीन एंड द लेफ्ट ओवर बैलेंसिंग इज डन बाय H2O। बेसिकली मैंगनीज ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड के रिएक्शन से Cl2 लिबरेट होता है एंड इट इज वन ऑफ द मेथड्स फॉर प्रेपरेशन ऑफ क्लोरीन गैस। जो HCl है, HCl can also be prepared by the reaction of NaCl and H2SO4. The reaction is NaCl plus H2SO4। ये बस Na और H को एक्सचेंज करते हैं, तो यहां से एक H निकाल के Na आएगा, यू हैव NaHSO4 प्लस जो H निकाला वो Cl के साथ जाएगा एंड इट फॉर्म्स HCl। सो NaCl एंड H2SO4 का एक रिएक्शन होता है, दे रिएक्ट विद वन अनदर टू फॉर्म NaHSO4 एंड HCl। बिकॉज 4 HCl का रिक्वायरमेंट था, फुल रिएक्शन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, सो वी हैव 4 NaCl एंड 4 H2SO4। ये फॉर्म करेंगे 4 HCl, दैट 4 HCl विल रिएक्ट विद MnO2 एंड इट विल फॉर्म वंस अगेन MnCl2, क्लोरीन गैस लिबरेट होगा, 2 H2O भी बनेगा एंड बिकॉज ये 4 लिए थे, 4 NaHSO4 भी बनेगा जो यहां पर लिख कर रखा है। सो ये कुछ 2 रिएक्शंस है, दे आर एक्चुअली वन एंड द सेम रिएक्शन। इस रिएक्शन में मैंने बस बोला HCl बनाएंगे कैसे। सो ओवरऑल देयर इज दिस वन पर्टिकुलर रिएक्शन which is a reaction for the preparation of chlorine gas. So yes, ये reaction याद रखना and it actually takes place in 2 steps. ये उसका एक step and ये उसका second step, and with these 2 steps you have this reaction for the preparation of chlorine. One more reaction is make potassium permanganate react with hydrochloric acid. KMnO4 HCl के साथ रिएक्ट करके MnCl2 फॉर्म करेगा। ऐसा है कि KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, O का -2, K का +1, सो -8 + 1 इज -7। न्यूट्रल मॉलिक्यूल के लिए Mn रहना पड़ेगा +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में। HCl में Cl इज इन द -1 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज H विल बी इन +1। Mn जो है +7 इज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इट कैन हैव, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट यहां से तो कम ही होगा। सो Mn इज गोइंग टू अंडरगो रिडक्शन एंड सामने क्लोरीन को ऑक्सीडाइज करेगा। एसिडिक मीडियम में KMnO4 ऑलवेज गोज फ्रॉम +7 टू +2 ओनली। तो यहां पर अगर देखोगे तो +2 बना बिकॉज Cl विल बी इन -1। सो KMnO4 reacts with HCl, Mn goes from +7 to +2 forming MnCl2। पोटेशियम भी अपना क्लोराइड फॉर्म करेगा KCl। Cl माइनस जो सारा का सारा है वो ऑक्सीडाइज होके Cl2 नहीं बना, a part of it did remain in the -1 oxidation state here as well, and Cl a part of मतलब जो 16 मोल्स लिए थे HCl के, इनमें से कुछ मोल्स Cl माइनस ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इट विल फॉर्म Cl2 एंड द लेफ्ट ओवर बैलेंसिंग इज डन बाय वाटर। तो ये तुम्हारा पूरा बैलेंस्ड रिएक्शन है। बैलेंस्ड रिएक्शन अगर मेमोराइज नहीं भी किया तो इतना मेमोराइज करके रखो कि KMnO4 एंड HCl का अगर रिएक्शन करवा दोगे तो KMnO4 HCl को ऑक्सीडाइज कर देगा टू Cl2 गैस, एंड ये तुम्हारा एक और मेथड ऑफ प्रेपरेशन हो गया क्लोरीन गैस का। रिमेंबर बोथ द रिएक्शंस। बढ़ो आगे। नेक्स्ट इज डीकन प्रोसेस। देखो हर ग्रुप में एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट रहता है, उसको बनाने के प्रोसेस का नाम तुम्हें याद रखना है और उसका कैटलिस्ट याद रखना है। जैसे ग्रुप 16 में पढ़ा था कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर H2SO4, ग्रुप 15 में पढ़ा था ऑस्वाल्ड प्रोसेस फॉर HNO3, वैसे यहां पे तुम्हें याद रखना होगा डीकन प्रोसेस फॉर द प्रेपरेशन ऑफ क्लोरीन। डीकन प्रोसेस का बहुत बेसिक रिएक्शन, HCl का हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ऑक्सीडेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्लोराइड CuCl2 कैटलिस्ट, दैट विल गिव, यहां से ऑक्सीडेशन होके H2O बनेगा एंड Cl माइनस जो था वो ऑक्सीडाइज होके Cl2 आ जाएगा। दैट्स वन मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ क्लोरीन। याद रखना प्रोसेस का नाम डीकन प्रोसेस, यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ Cl2 गैस। रिएक्टेंट्स आर हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड ऑक्सीजन एंड द कैटलिस्ट इज कॉपर क्लोराइड। क्लोरीन बनाने का एक और तरीका इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। ब्राइन मतलब NaCl, सोडियम क्लोराइड का एक्वियस सोल्यूशन। अब ये रिएक्शंस भी हमने सिलेबस में कहीं ना कहीं मल्टीपल टाइम्स पढ़े ही है, नेवरदलेस एक बार और डिस्कस कर लेंगे। कैथोड पर Na+ आएगा एंड इट विल एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन एंड इट विल अंडरगो रिडक्शन फॉर्मिंग सोडियम। अब एक्वियस NaCl है तो आसपास में वाटर भी रहेगा, तो Na+ H2O करेंगे
इनका रिएक्शन होके मिलेगा NaOH प्लस जो रिमेनिंग हाइड्रोजन है वो हाफ H2 बन के बाहर आएगा. सो ऑल एंड ऑल द रिएक्शन इज अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये Na यहाँ पर और यहाँ पर कट होगा एंड ओवरऑल रिएक्शन बनेगा Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस H2O गिविंग NaOH प्लस हाफ H2. तो डायरेक्ट ओवरऑल रिएक्शन ही लिख लेंगे Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस H2O इट फॉर्म्स NaOH प्लस हाफ H2. तो तुम्हारा H2 का जनरेशन हो गया कैथोड पर. कैथोड मतलब वो इलेक्ट्रोड जहां पर रिडक्शन होगा and it happens to be the negative electrode in case of electrolysis of brine. Anode मतलब वो electrode जहां पर oxidation होगा and it happens to be the positive electrode. So इस electrode पर Cl minus आएगा and it will give away its electron forming half Cl2. सबका फिजिकल स्टेट लिखना भी कंपलसरी है. तो Na प्लस एक्वियस रहेगा, Cl माइनस एक्वियस रहेगा, H2O लिक्विड, NaOH एक्वियस बिकॉज ये वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, हाफ H2 गैस एंड हाफ Cl2 गैस. एंड ओवरऑल रिएक्शन इन दोनों के एडिशन से मिलेगा. इनका एडिशन करेंगे तो NaCl प्लस यहां पर आएगा वाटर, इलेक्ट्रॉन यहां पर और यहां पर कट होगा एंड बनेगा हमारे पास NaOH प्लस हाफ H2. You should know that hydrogen gas is liberated at the cathode in electrolysis of brine and plus half Cl2. तो क्लोरीन गैस जो बनेगा, the generation of chlorine gas happens at the anode in the electrolysis of brine. So ये एक और रिएक्शन हो गया for the preparation of chlorine gas. ये सारे ही रिएक्शंस अच्छे से लर्न करके रखना. पास पेपर्स में कहीं ना कोई रिएक्शन पूछा ही है. So yeah, these are some reactions for preparation of Cl2 gas. All of the reactions are important. Memorize them well. क्लोरीन के ये दो रिएक्शंस भी काफी बार पूछे गए हैं. दे लुक लाइक वेरी ऑर्डिनरी रिएक्शंस बट एक्चुअली फॉर सम रीजन दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो या अगर क्लोरीन का रिएक्शन करवाते हैं विथ कोल्ड एंड डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड वी गेट NaCl, NaOCl एंड H2O. NaOCl का स्ट्रक्चर रहेगा Cl, then there is Cl and then there is ONa. That's the structure of NaOCl. ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो ऑक्सीजन का -2, Na का +1. तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल के लिए क्लोरीन आएगा इन द +1 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड NaCl में Na +1 एंड Cl -1. सो या क्लोरीन एंड NaOH का जो रिएक्शन है, क्लोरीन एक रिड्यूस होके जाएगा -1 में और एक ऑक्सीडाइज होके चला जाएगा +1 में. यू गेट द फॉर्मेशन ऑफ NaCl, NaOCl एंड द बैलेंस इज बैलेंस मतलब जो भी लेफ्ट ओवर रहेगा इट विल बी बैलेंस्ड बाय H2O. So ये तुम्हारा Cl2 एंड कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH का रिएक्शन, इट गिव्स NaCl एंड NaOCl. ऑन द अदर हैंड अगर तुम क्लोरीन और NaOH का रिएक्शन करवाओगे हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड कंडीशन में, सो हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद क्लोरीन गैस फॉर्मिंग NaCl एंड NaClO3. यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1, यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो Na +1 O -2, सो 3 ऑक्सीजन का टोटल -6, -6 + 1 is -5. तो Cl का टोटल करके आएगा +5. सो Cl यहाँ पर एलिमेंटल फॉर्म में है. तो इन दिस एज वेल एज दिस रिएक्शन क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट रिएक्टेंट साइड पे 0 एंड प्रोडक्ट साइड पे एक आएगा -1, एक आएगा +1 इन द फर्स्ट रिएक्शन, दैट इज विद कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH एंड विद हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH chlorine is forming NaCl and NaClO3 where the oxidation states of chlorine here is -1 and here it is +5. इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो Cl, एक ONa रहेगा, एक डबल बॉन्ड O आएगा, एक और डबल बॉन्ड O आएगा, दैट मेक्स इट NaClO3 एंड क्लोरीन के 2 इलेक्ट्रॉन्स अभी भी बचेंगे, सो दे विल बी प्रेजेंट एज 1 लोन पेयर ऑन क्लोरीन. तो ये तुम्हारे रिएक्शंस है ऑफ क्लोरीन with cold and dilute NaOH and hot and concentrated NaOH. Once again, for some reason these two reactions are very important and काफी frequently पूछे गए हैं in the past papers. इंजीनियरिंग बोलो, मेडिकल एग्जामिनेशंस बोलो, इंजीनियरिंग या मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम बोलो, इन सारे ही एग्जाम्स में ये दो रिएक्शंस काफी फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं. सो मेक श्योर दैट यू रिमेंबर देम वेल, दे आर वे मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट दे करंटली लुक लाइक. बढ़ो आगे. क्लोरीन भी किस स्पीशीज को किस में ऑक्सीडाइज करेगा ये तुम्हें याद रखना है. वी हैव डन इट फॉर अ लॉट ऑफ एलिमेंट्स अर्लियर आल्सो, यहां पर भी याद रखेंगे. Cl2 Fe2+ को ऑक्सीडाइज करेगा टू Fe3+, दैट इज फेरस को ऑक्सीडाइज करेगा टू फेरिक. SO3- सल्फाइट को ऑक्सीडाइज करेगा टू सल्फेट. SO2 सल्फर डाइऑक्साइड को भी ऑक्सीडाइज करेगा टू सल्फेट एंड I2 को ऑक्सीडाइज करेगा टू HiO3.
HiO3 is called iodic acid. सो क्लोरीन किस स्पीशीज को किस में ऑक्सीडाइज करेगा ये याद रखना. क्लोरीन अगर सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद रिड्यूस होगा एंड Cl2 विल गेट इटसेल्फ रिड्यूस्ड टू Cl माइनस. तो ये कंडीशंस याद रखना. क्लोरीन खुद रिड्यूस हो जाएगा टू Cl माइनस एंड सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा. फेरस को फेरिक में, सल्फाइड को सल्फेट में, सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फेट में ही एंड आयोडीन को आयोडिक एसिड में ऑक्सीडाइज करेगा क्लोरीन. And when it oxidizes one species to the other, it itself undergoes reduction and Cl2 खुद reduce होके बन जाएगा Cl minus. So yeah, ये पूरा सेट याद रख लेना and बढ़ो आगे. There are three important compounds of halogens. These three are quite poisonous gases. Phosgene, phosgene is COCl2. The structure is C double bond O and ClCl. Lewis dot structure में ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर आएगा, क्लोरीन पे 3 लोन पेयर आएगा. कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में देयर वर ओनली 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 बॉन्ड्स बन चुके हैं तो कार्बन पे कोई लोन पेयर नहीं आएगा. तो ये वाला स्ट्रक्चर है ऑफ COCl2. इट इज कॉल्ड फॉस्जीन. टीयर गैस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्राइक्लोरो नाइट्रो मीथेन. सो द फॉर्मूला बिकम्स CCl. मीथेन बोला इसलिए एक ही कार्बन रहेगा. ट्राइक्लोरो मतलब 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे विथ क्लोरीन एंड नाइट्रो मतलब बचा हुआ हाइड्रोजन भी NO2 से रिप्लेस हो जाएगा. तो ये CCl3NO2 ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया टीयर गैस का एंड द अदर नेम फॉर इट इज ट्राइक्लोरो नाइट्रो मीथेन. एंड बढ़ो आगे मस्टर्ड गैस. मस्टर्ड गैस में क्लोरीन आएगा. देन देयर आर 2 इथाइल ग्रुप्स. सो एक इथाइल ग्रुप एक और इथाइल का ग्रुप आएगा एंड दे विल बी कनेक्टेड बाय अ सल्फर एटम. तो सल्फर के 2 बॉन्ड्स बन गए, वन विथ एन इथाइल ग्रुप हियर, वन विथ एन इथाइल ग्रुप हियर. इस कार्बन पे Cl आएगा, इस कार्बन पे भी एक Cl आएगा एंड दैट्स द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ मस्टर्ड गैस. क्लोरीन पे 3 लोन पेयर आएगा, यहां भी क्लोरीन पर 3 लोन पेयर आएगा. इवन ऑल दीस क्लोरीन एटम्स हियर आर गोइंग टू हैव 3 लोन पेयर्स. यहां पर S के ऊपर भी एक लोन पेयर आएगा एंड या दैट्स द ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मस्टर्ड गैस. NO2 का स्ट्रक्चर आई एम श्योर एवरीवन नोस, नेवरदलेस एक बार वापस बता देता हूं. N का बनेगा डबल बॉन्ड O विथ ऑक्सीजन विथ 2 लोन पेयर्स. N के ऊपर एक लोन पेयर बचा, इट विल डोनेट दैट 1 लोन पेयर एंड फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद अदर ऑक्सीजन. इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास ही रहेंगे. सो यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एंड यहाँ पर एक रेजोनेंस होते रहेगा. सो बोथ दीज NO bonds are going to be ultimately identical because of resonance. रेजोनेंस होगा एज दिस लोन पेयर गोइंग हियर एंड दिस पेयर कमिंग ओवर हियर. सो ये NO2 का स्ट्रक्चर है. दिस इज अ जनरल स्ट्रक्चर फॉर NO2 no matter wherever it comes. So yeah, these are 3 compounds of chlorine that you should know. Phosgene, COCl2, tear gas, trichloronitromethane, that is CCl3NO2 and mustard gas. बीच में सल्फर होगा bonded with 2 ethyl groups and दोनों इथाइल के लास्ट कार्बन पर एक क्लोरीन का एटम भी आएगा. सो या ये गैसेस याद रखना. ये गैसेस याद रखना, इनका स्ट्रक्चर याद रखना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो भी बोलो एंड या दीज आर सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ क्लोरीन. बढ़ो आगे. एक्वा रिगिया, ये एक एसिडिक मिक्सचर है. इट इज मेड बाय मिक्सिंग 3 पार्ट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl. इन्होंने NCERT में पार्ट्स बोला है बट दैट पार्ट्स एक्चुअली मींस मोल्स. अगर मोल टर्म्स में अगर 3 पार्ट्स लोगे HCl का मतलब ऐसा समझो 3 मोल्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड 1 मोल ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, इनको अगर मिक्स करेंगे तो एक एसिड मिक्सचर बनेगा कॉल्ड एक्वा रिगिया. अब जो नोबल मेटल्स होते हैं लाइक गोल्ड एंड प्लैटिनम, ये काफी केमिकल्स के साथ रिएक्ट करते ही नहीं है, दे आर अनरिएक्टिव टुवर्ड्स मोस्ट ऑफ द केमिकल्स. बट ये जो एसिड का मिक्सचर बना एक्वा रिगिया, इट इज वेरी हेल्पफुल इन डिसॉल्विंग नोबल मेटल्स आल्सो लाइक गोल्ड एंड प्लैटिनम. जब गोल्ड एंड प्लैटिनम को एक्वा रिगिया में डिसॉल्व करेंगे एक सर्टेन रिएक्शन होगा. आपको याद रखना है कि गोल्ड एंड प्लैटिनम का कौन सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा. The complex that platinum forms is PtCl6-2 and the complex that gold forms is AuCl4-1. ये complexes ज्यादा पूछे नहीं है but I feel they are these can be asked. Like I said, past papers में इतना complexes के बारे में पूछा नहीं है but you remember the complex. You also remember that the oxide of nitrogen that gets formed is NO. So ये ऑक्साइड फॉर्म होगा जब नोबल मेटल्स जैसे गोल्ड एंड प्लैटिनम को हम एक्वा रिगिया में डिसॉल्व करेंगे
ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन पे आई फील ज्यादा ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन पे क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कंपेयर टू आस्किंग द कॉम्प्लेक्स. बट या यू रिमेंबर दीज टू थिंग्स. अगेन ओवरऑल बैलेंसिंग अगर याद नहीं रखोगे तो चलेगा. बस इतना कि एक्वा रिगिया क्या है. इट इज मेड बाय मिक्सिंग 3 moles ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड 1 mole ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड. इस मिक्सचर में अगर गोल्ड एंड प्लैटिनम को डिसॉल्व करोगे तो ये करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्सेस है जो फॉर्म होंगे गोल्ड एंड प्लैटिनम के. एंड जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनेगा इस प्रोसेस में, दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड NO, और यू कैन से नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड. बढ़ो आगे. सोडियम कार्बोनेट हैज द एबिलिटी ऑफ रिएक्टिंग विद HCl. सोडियम कार्बोनेट का नेचर अल्कलाइन रहता है. सिमिलरली सोडियम बाइकार्बोनेट इज आल्सो अल्कलाइन. बोथ ऑफ देम रिएक्ट विद HCl फॉर्मिंग NaCl. The leftover parts are H2O and CO2. CO2 appears as effervescence. तो CO2 जब भी आएगा effervescence generate होगा and we can detect the presence of carbon dioxide. Basically sodium carbonate and sodium bicarbonate ये दोनों react करेंगे with hydrochloric acid forming HCl, H2O and carbon dioxide. Similar reaction happens with sodium sulfite also. Sodium sulfate रहता तो SO4 कहते हैं. Sodium sulfate is SO4. Sodium sulfite is SO3. So Na2SO3 can react with hydrochloric acid. It forms NaCl. बचा हुआ H2O and SO2 के साथ बैलेंस होगा. So sodium sulfide ये जो गैस लिबरेट करेगा that is sulfur dioxide. So ये भी और कुछ रिएक्शंस है HCl के, वो याद रखना. बढ़ो आगे. Iron and HCl can react with one another forming FeCl2 and hydrogen. अब FeCl2 further हाइड्रोलाइज होके, मतलब Fe को और भी हाइड्रोलाइज करके FeCl3 भी बना सकते थे. बट एज अ फैक्ट याद रखना कि Fe एंड HCl के रिएक्शन में FeCl3 कभी बनेगा नहीं. ऐसा इसलिए बिकॉज H2 का फॉर्मेशन भी आया. अगर FeCl3 मान लो फॉर्म होता भी है तो हाइड्रोजन जो है वो FeCl3 को रिड्यूस करेगा बैक टू FeCl2. सो बेसिकली ऐसा है कि Fe एंड HCl के रिएक्शन में FeCl2 बनेगा, FeCl3 नहीं बनेगा बिकॉज H2 का जो फॉर्मेशन है, अगर FeCl3 बन भी गया तो H2 जो है वो FeCl3 को रिड्यूस करके वापस FeCl2 बना देगा. इन रियलिटी ऐसा होता है कि FeCl3 बनेगा ही नहीं. द रिएक्शन विल स्टॉप एट FeCl2 फॉर्मेशन. सो एज अ फैक्ट याद रखना Fe एंड HCl विल रिएक्ट फॉर्मिंग FeCl2 एंड FeCl3 डज नॉट फॉर्म एट ऑल. So yes, that's a fact. याद रखना. बढ़ो आगे. The next topic is about oxoacids of halogens. Halogens में specifically chlorine का देख लो. Chlorine के पास there are 7 electrons in the outermost orbit. अगर OH के साथ एक बॉन्ड बना लोगे तो 6 इलेक्ट्रॉन्स बाकी रहेंगे. तो ये जो ClOH बना that is called hypochlorous acid. ये OH के साथ बॉन्ड हर हैलोजन फॉर्म करेगा. So you can get hypofluorous acid, hypobromous acid एंड हाइपोआयोडस एसिड. सारे ही हैलोजेंस ये हाइपोहैलस एसिड फॉर्म करेंगे. तो क्लोरीन में इट इज कॉल्ड हाइपोक्लोरस एसिड. स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा. अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स को और शेयर कर लोगे, ClOH तो ऑलरेडी था, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स और शेयर करके ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लोगे तो 2 लोन पेयर बाकी रहेगा एंड द प्रोडक्ट यू गेट इज HOClO. HOClO you can also write it as HClO2. HClO2 और HOClO is called chlorous acid and ये एक ही डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ दूसरा कोई हैलोजन फॉर्म नहीं करता. The Halous acid is formed only by chlorine, that is HOClO, or like I said you can call it HClO2. This is chlorous acid. So the Halous acid is formed only by chlorine, not by fluorine, not by bromine, not by iodine. बढ़ो आगे. फ्लोरीन और कोई एसिड फॉर्म नहीं करेगा एंड बाकी सारे हैलोजेंस, बाकी सारे एसिड्स फॉर्म करेंगे. क्लोरिक एसिड के लिए एक और लोन पेयर बॉन्ड करवा देंगे विद ऑक्सीजन. तो Cl डबल बॉन्ड O, OH ऑलरेडी था, एक और डबल बॉन्ड O बनेगा तो एक लोन पेयर बाकी रहेगा एंड दैट बिकम्स द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरिक एसिड. तो हैलिक एसिड फॉर्म किया जाएगा बाय क्लोरीन, ब्रोमीन एज वेल एज आयोडीन, बट नॉट बाय फ्लोरीन. You can write it as HOClO2 or you can write it as HClO3. ये दोनों वेज एक्सेप्टेबल रहेंगे. एंड फाइनली परक्लोरिक एसिड के लिए आखिरी वाला भी डबल बॉन्ड O में डाल दो तो तुम्हें मिलेगा Cl डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O एंड OH. तो ये तुम्हारा परक्लोरिक एसिड का स्ट्रक्चर. ब्रोमीन विल फॉर्म पर ब्रोमिक एसिड, आयोडीन विल फॉर्म पर आयोडिक एसिड एंड यू कैन ऑल्सो राइट इट not as HOClO3 but you can write it as HClO4.
सो या दिस इज समथिंग अबाउट ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस। एक फैक्ट ऐसा याद रखना कि ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बड़ा रहेगा तो एसिड स्ट्रेंथ भी ज्यादा रहेगा। देखो ऐसा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बड़ा रहेगा, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट गिन लेते हैं। यहाँ पर O इज -2, H इज +1, -2 +1 इज -1। न्यूट्रल मॉलिक्यूल के लिए क्लोरीन आएगा इन द +1 स्टेट। हर एक में O को -1 ले लो, और सॉरी O को -2 ले लो, H को +1 ले लो, तो कैलकुलेट करके ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें आ जाएगा +3, इसमें आ जाएगा +5, इसमें आ जाएगा +7। अगर इसका +7 का ऑक्सीडेशन स्टेट है, देखो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा फोर्स के साथ पुल करेगा। इलेक्ट्रॉन्स को पुल करना मतलब इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना, एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना इसे कहते हैं ल्यूइस एसिड। Lewis acids are electron acceptors, Lewis bases are electron donors। अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रहेगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा फोर्स के साथ पुल करेगा। इट विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स मोर रेडिली, इट इज अ बेटर ल्यूइस एसिड। ल्यूइस भूल जाओ, इतना याद रखो, एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा रहेगा। तो कहने का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट अगर ज्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा ही रहेगा। पर क्लोरिक एसिड HClO4 एसिड स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करें तो HClO4 will be more acidic than HClO3, will be more acidic than HClO2, will be more acidic than HOCl। So ये acid strength का comparison याद रखना। And yeah, that's an additional point about oxo acids of halogens। बढ़ो आगे। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, हैलोजेंस आपस में भी बॉन्ड होके कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, कॉल्ड इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। CLF इस तरीके से BRF भी फॉर्म होगा, IF भी फॉर्म होगा, बट जो भी आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ CLF। क्लोरीन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आएगा बिकॉज इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। F आएगा -1 में। क्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन भी बताना होगा बिकॉज एक ही बॉन्ड का फॉर्मेशन है। सो क्लोरीन का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन is 3s2 and 3p5। so 1 2 3 4 5 3d सबशेल कंप्लीटली वेकेंट रहेगा, बट उसका जरूरत नहीं है बिकॉज यू आर फॉर्मिंग ओनली वन बॉन्ड, यू नीड ओनली वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो कोई एक्साइटेड स्टेट बनेगा नहीं। एंड सीधा सीधा हम करवा सकते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सो इन CLF क्लोरीन एज वेल एज फ्लोरीन बोथ विल बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। फ्लोरीन में तुम्हारा 2s और 2p का हाइब्रिडाइजेशन होगा, और इनके ओवरलैप से एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन आएगा, एंड दैट्स हाउ Cl एंड F आर गोइंग टू बॉन्ड विद वन अनदर। याद रखना यहाँ पे क्लोरीन एंड फ्लोरीन दोनों का स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा। जनरली सेकेंड एटम का हाइब्रिडाइजेशन हम बोलते नहीं है, वी विल चेक दैट इन द फर्दर कंपाउंड्स। सिर्फ फर्स्ट एटम का देखना है, एंड या दैट विल बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। फर्स्ट एटम मतलब सेंट्रल एटम। अगर ClF3 देखोगे, अब तुम्हें 3 बॉन्ड्स बनाना है, तो क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 3s2 3p5 एंड 3d में कुछ भी नहीं है। सो 3s2 3p5 goes like this because you need 3 bonds to get formed। इस इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करेंगे और हायर ऑर्बिटल में प्रमोट करेंगे यहाँ पर। तो ये तुम्हारा क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द एक्साइटेड स्टेट। यहाँ पर हम करेंगे sp3d हाइब्रिडाइजेशन, एंड sp3d हाइब्रिडाइजेशन करके क्लोरीन के पास 5 ऑर्बिटल्स मिलेंगे। 3 ऑर्बिटल्स आर गोइंग टू लाई इन वन हॉरिजॉन्टल प्लेन। इन ऑर्बिटल्स का आपस में जो एंगल रहेगा वो 120 रहेगा, एंड दीज आर 2 ऑर्बिटल्स दैट आर गोइंग परपेंडिकुलर टू दैट हॉरिजॉन्टल प्लेन। वी कॉल दीज पोजीशंस द एक्सियल पोजीशंस। अब यहाँ पर तुम्हारे पास आ गया 2 लोन पेयर। द 2 लोन पेयर्स एक्चुअली गो टू द इक्वेटोरियल पोजीशंस, एंड बाकी जगह पे F आ जाएगा। ये लोन पेयर्स इन एक्सियल पेयर्स को थोड़ा रिपेल करेंगे, तो शेप देखोगे तो टी शेप का मॉलिक्यूल बना, बट बिकॉज ये बॉन्ड्स थोड़े से रिपेल हो जाएंगे, द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इज व्हाट वी विल कॉल बेंट टी। तो तुम्हें याद क्या क्या रखना है, ClF3 में क्लोरीन का sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा। लोन पेयर कहां पर रहेगा वो याद रखना है, इट लाइज इन द इक्वेटोरियल पोजीशन। कोई रीजन नहीं है, बस एज अ फैक्ट इसको याद रखना है। एंड जो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल बनेगा दैट विल बी बेंट टी। We need to do this for the further interhalogen compounds also। BrF5 ले लो। So ब्रोमीन का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 4s2 4p5 एंड आगे 4d तुम्हारा वेकेंट रहेगा। So 4p में 5 थे और 4s में 2 थे। So 4s2 4p5 is 1 2 3 4 एंड 5। BrF5 5 बॉन्ड बनाने हैं,
तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का अनपेयरिंग करेंगे और प्रमोट कर देंगे टू द वेकेंट 4d ऑर्बिटल्स। ये ब्रोमीन का एक्साइटेड स्टेट का फॉर्मेशन आ गया। अब जो हाइब्रिडाइजेशन होगा दैट विल बी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ये सेंट्रल ब्रोमीन आइटम sp3d2 में तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनता था। तो ये चार बॉन्ड्स तुम्हारे बनेंगे प्लेन में। इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन दे विल बी ओरिएंटेड टुवर्ड्स द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर एंड दो बॉन्ड्स बनेंगे परपेंडिकुलर टू दैट हॉरिजॉन्टल प्लेन टुवर्ड्स द वर्टाइसेस ऑफ द पिरामिडल शेप। तो ये तुम्हारा स्क्वायर पिरामिड बनेगा ऊपर भी और नीचे भी। तुम्हारे एक जगह पे इलेक्ट्रॉन का पेयर आएगा जो ये वाला है एंड बाकी 5 जगह पे F के साथ बॉन्ड बनेगा। इलेक्ट्रॉन पेयर को हम शेप ऑफ द मॉलिक्यूल में काउंट नहीं करते, तो जो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल बनेगा दिस विल बी ओनली स्क्वायर पिरामिडल। वी डोंट कॉल इट ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल तब बोलते अगर स्क्वायर बाइपिरामिडल रहता। इलेक्ट्रॉन पेयर का काउंटिंग आई सेट शेप में नहीं करेंगे, तो ये जो बेस बना ये स्क्वायर बना और ये एपेक्स का एक एटम, सो ये पिरामिड बनेगा and the final shape of the molecule we say it is square pyramidal and that is because sp3d2 hybridization of bromine in brf5. So yeah, that's about brf5. बढ़ो आगे if7। if7 में आयोडीन ले लो। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5s2 5p 5 एंड 5d में कुछ नहीं रहेगा। So this is 1 2 3 4 5 एंड 5s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। F के साथ iodine has to form bonds with 7 fluorine atoms. So excited state configuration में इन 3 इलेक्ट्रॉन्स का अनपेयरिंग करेंगे और तीनों को प्रमोट कर देंगे टू द हायर 5d ऑर्बिटल। इनका हाइब्रिडाइजेशन होगा इट इज sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। जो ऑर्बिटल्स रहेंगे वो पेंटागोनल बाइपिरामिडल शेप में ओरिएंट हो जाएंगे। सो आयोडीन रहेगा 1 2 3 बॉन्ड्स एक हॉरिजॉन्टल ये 5 बॉन्ड्स एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में बनेंगे। इट फॉर्म्स द पेंटागन। एक एपेक्स ऊपर जाएगा एक एपेक्स नीचे की तरफ आएगा। सो या these are the orientations of the 7 sp3d3 hybridized orbitals. All these 7 orbitals are going to overlap with the orbitals of fluorine. सबका फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बन जाएगा and because orbitals were oriented in pentagonal bipyramidal shape, इस मॉलिक्यूल का जो शेप आएगा that will be pentagonal bipyramidal. So याद क्या रखना है IF7 में आयोडीन का sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इस वजह से IF7 का जो शेप आएगा दैट विल बी पेंटागोनल बाइपिरामिडल। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ इसको याद रखना एंड विद दैट बढ़ते हैं आगे। नाउ दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। दो चीजें यहाँ पे पढ़नी है। एक बात ये कि रिएक्टिविटी जो रहता है वो F2 का सबसे ज्यादा रहेगा। F2 का रिएक्टिविटी इज गोइंग टू बी द मैक्सिमम आउट ऑफ ऑल द हैलोजेंस एंड इंटरहैलोजन कंपाउंड्स आर द मोस्ट रिएक्टिव। नॉर्मल हैलोजेंस के कंपेयर में इंटरहैलोजन कंपाउंड्स आर द मोस्ट रिएक्टिव। बस फ्लोरीन एक ही हैलोजन है जो इंटरहैलोजन कंपाउंड्स के कंपेयर में ज्यादा रिएक्टिव है। सो फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव। उससे कम रिएक्टिव सारे इंटरहैलोजन कंपाउंड्स, उससे कम रिएक्टिव क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन एंड उससे कम आयोडीन। सो रिएक्टिविटी ऑर्डर याद रखना। Some questions in the past year papers have been asked on this particular order. So yeah, reactivity of fluorine is the maximum. Interhalogen compounds are more reactive than all other halogens except fluorine. फिर थोड़ा कम रिएक्टिविटी क्लोरीन का, थोड़ा कम रिएक्टिविटी ब्रोमीन एंड सबसे कम रिएक्टिविटी आयोडीन का रहेगा। इंटरहैलोजन कंपाउंड्स का अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो कुछ इस तरीके का ऑर्डर फॉलो होगा। मैंने रिएक्शंस को बैलेंस नहीं किया है। इनफैक्ट दीज रिएक्शंस आर नॉट इवन गिवन इन द एनसीईआरटी, बट एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ देके रखा है ये कहने के लिए कि कौन सा कंपाउंड हाइड्रोलिसिस करके क्या देगा। आई हैव रिटन इट डाउन इन द फॉर्म ऑफ रिएक्शंस, बट यू कैन एक्चुअली फाइंड इट एज अ पैराग्राफ इन द एनसीईआरटी। अगर हाइपोहेलाइट लोगे, आई मीन नॉट हाइपोहेलाइट, अगर एक्स डैश लोगे तो हाइड्रोलिसिस करके तुम्हें हाइपोहेलाइट मिलेगा। अगर एक्स डैश टाइप का तुमने इंटरहैलोजन कंपाउंड बनाया, एक्स डैश आई एम अज्यूमिंग इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन। एक्स डैश मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड द स्मॉलर हैलोजन। एक्स डैश इज द स्मॉलर मींस द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन एंड जो एक्स है दैट इज द बिगर, that is the less electronegative halogen. So yeah, अगर x डैश टाइप का इंटरहैलोजन कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस करोगे तो जो छोटा वाला मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन है
वो अपना एनायन फॉर्म करेगा X माइनस एंड X फॉर्म करेगा अपना हाइपोहेलाइट which is XOH. You get hypohalite when XX dash is made to undergo hydrolysis. For example, अगर ClF का हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, ClF का अगर हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड द स्मॉलर F will form F minus and Cl F minus मतलब HF फॉर्म करना होगा. So you will get HF plus Cl will form ClOH. फिलहाल ये वाला इक्वेशन बैलेंस्ड है बट द फर्दर इक्वेशंस आर नॉट बैलेंस्ड. अगर x x3 डैश टाइप का लोगे मतलब अगर ClF3 का हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, छोटा वाला f ये तो अपना F माइनस ही फॉर्म करेगा. F माइनस मतलब इट विल फॉर्म HF. फिलहाल के लिए F माइनस लिखा. F माइनस HF वुड मीन वन एंड द सेम थिंग. एंड द अदर पार्ट, द बिगर हैलोजन विल फॉर्म द हैलाइड दैट इज HXO2. तो क्लोरीन जो है वो अपना हैलाइड फॉर्म करेगा HClO2 एंड HClO2 का स्ट्रक्चर पहले भी डिस्कस किया. इट इज ClOH डबल बॉन्ड हो एंड क्लोरीन के ऊपर 2 लोन पेयर बाकी रहेंगे. यहां पर क्लोरीन पे 3 लोन पेयर बाकी रहेंगे. अब अगर बड़ा वाला लोगे X-5 BrF5 ले लो. BrF5 के हाइड्रोलिसिस का भी वही बात. जो छोटा वाला हैलोजन है वो अपना नेगेटिव F माइनस फॉर्म करेगा एंड हाइड्रोजन है तो HF फॉर्म करेगा. वन सेकेंड, F माइनस या HF एक ही बात रहती है. एंड BrF5 था, F5 था तो बड़ा वाला तुम्हारा ऑक्सो एसिड फॉर्म होगा. सो BrOH डबल बॉन्ड हो HbRO3 फॉर्म होगा. ब्रोमीन पे एक लोन पेयर बाकी रहेगा बिकॉज 7 में से 5 इलेक्ट्रॉन्स का यूज अप हो गया, 2 बच गए तो इट विल बी प्रेजेंट एज अ लोन पेयर. दैट्स व्हाट आई हैव रिटन. अगर X-5 का हाइड्रोलिसिस करोगे तो छोटा वाला हैलोजन एनायन फॉर्म करेगा एंड बड़ा वाला हैलोजन विल फॉर्म द करस्पॉन्डिंग हैलेट. सो एग्जांपल मैंने यहां पर लिख कर दिया है. BrF5 का हाइड्रोलिसिस F का माइनस बनेगा F माइनस एंड ब्रोमीन विल फॉर्म HbRO3 दैट इज द हैलेट. एंड फाइनली अगर IF7 ले लोगे, इसके हाइड्रोलिसिस में वापस छोटा वाला तो F माइनस ही बनाएगा बट बड़ा वाला जो है वो पर हैलेट बना देगा. सो IOH डबल बॉन्ड हो. So you get per iodic acid that is HiO4 is what you get, and that's what I've written over here. The general reaction X-7 मतलब IF7 का हाइड्रोलिसिस किया, छोटा वाला F माइनस फॉर्म कर देगा, इस केस में X- माइनस एंड बड़ा वाला अपना करस्पॉन्डिंग पर हैलेट HXO4 बना देगा. एंड HXO4 का एक एग्जांपल HiO4 स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा. एंड दैट्स अबाउट द हाइड्रोलिसिस ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड्स. लाइक आई सेड, रिएक्शंस मैंने अलग से इसलिए लिखे हैं बिकॉज इसके ऊपर भी क्वेश्चंस काफी सारे पास पेपर्स में आ चुके हैं. यू शुड बी प्रिपेयर्ड विद दीज रिएक्शंस. लाइक आई सेड, एनसीईआरटी में इसके ऊपर रिएक्शंस दिए नहीं है बट इट इज गिवन इन अ पैराग्राफ, तो इसका नॉलेज होना भी जरूरी है. इसे खास लर्न करके रखना. इट्स आस्क्ड फ्रीक्वेंटली इन द पास्ट ईयर पेपर्स. एंड यस, विद दैट आई एम डन विद डिस्कसिंग एवरीथिंग दैट आई वांटेड टू डिस्कस इन ग्रुप 17 दैट इज द हैलोजेंस सेक्शन. लाइक आई से इन एवरी वीडियो कि देखो, जो भी वीडियो हम बनाते हैं या जो भी लेक्चर हम लेते हैं एज टीचर्स, ये हमारा इंटरप्रिटेशन रहता है ऑफ व्हाट इज रिटन इन द बुक. After you see a lecture or after you physically attend a lecture of any teacher, it is important for you also to read the NCERT. NCERT खुद से एक बार पढ़ो, आपको एक्चुअल पता चल जाएगा कि बुक में एग्जैक्टली लिखा क्या है. एंड जब आपको बुक में क्या लिखा है ये पता रहेगा तो आपका नॉलेज आया हुआ है फ्रॉम द मेन सोर्स एंड दैट इज द बेस्ट काइंड ऑफ नॉलेज यू कैन हैव. आप जब बुक रीड करोगे या वीडियो भी देखते हो तो बस रीड किया या देख लिया इतना करके खत्म मत कर देना. मेक नोट्स. Written practice is always stronger than in simply reading or watching a video. तो जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो पढ़ने के साथ साथ नोट्स बनाने का भी हैबिट रखो. इससे आपका लर्निंग बेटर हो पाएगा. नोट्स बनाने के बाद एनसीईआरटी के एंड में एक्सरसाइज भी दिया है. इस एक्सरसाइज को सॉल्व करो. सॉल्व करोगे तब अपने आप सॉल्व करना. डेफिनेटली आंसर्स तुम बाद में रेफर कर भी सकते हो बट एक बार अपने आप एक इंडिपेंडेंट सॉल्विंग करने का ट्राई करना. जितने क्वेश्चंस आंसर कर पाओगे उससे तुम्हें आइडिया मिलेगा कि कितना बेटर तुम्हारा लर्निंग हो पाया है. जहां भी तुम स्ट्रांग रहोगे वो पता चलेगा और जहां वीकनेस है, जहां तुम्हें इंप्रूवमेंट का रिक्वायरमेंट है वो भी पता चलेगा अगर एक्सरसाइज को ऑनेस्टी के साथ सॉल्व करोगे. ऑल एंड ऑल, रीड द एनसीईआरटी, मेक नोट्स, solve the exercise at the back and that will ensure a complete preparation
of this chapter as well as the other chapters for your competitive exams. And yes, with that, I am finally done with covering everything I wanted to cover in this video. I hope that the contents of this video have been someplace somewhere helpful to you in your preparations. Thank you for watching.